नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर के बारे में एक्सप्लेन किया था। आपको मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया था कि हम कैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करते हैं या कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैं आपको अभी जो बताने चल रहा हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जो केवल 12th की क्लास के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप अगर क्लास 10th में हैं तो वहाँ पे फिजिक्स में एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, वहाँ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पे थोड़ा सा लेवल क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। तो आइए समझते हैं इस छोटे से पॉइंट को, जिसको आप हो सकता है 10th की क्लास में ऑलरेडी पढ़े होंगे। छोटा सा पॉइंट है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें क्या क्या चीज पढ़ना है मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। सबसे पहली बात तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन, आपको ये चीज पढ़ना होता है। इलेक्ट्रिक करंट का नेचर क्या होता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजों को आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत कम समय में आप पूरी अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को समझ लेंगे। जैसे अगर हमसे कोई भी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बोला जाए तो सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आई से होता है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किससे होता है? आई से होता है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी मैं डेफिनेशन अगर लिखूं तो छोटी सी एक डेफिनेशन होती है, अगर आपको याद हो तो ये अकॉर्डिंग टू क्लास 10th का ही है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called इलेक्ट्रिक करंट। ये आप इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बोल सकते हैं। और मैंने रेट वर्ड को अगर आपको याद हो तो रेट का मतलब क्या होता है? कोई भी चेंजिंग अगर टाइम के रिस्पेक्ट में होता है तो हम क्या कहते हैं? रेट बोलते हैं। अब बोल रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चार्ज का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किससे होता है? क्यू से। और इसके लिए जो फॉर्मूला आप बनाएंगे वो Q बाई क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। थोड़ा आप अच्छी तरीके से समझिएगा कि अगर हम करंट की बात करते हैं तो यहाँ पे I इज इक्वल क्या हो जाएगा? Q बाई कितना हो जाएगा? T हो जाएगा। ये Q बाई T का मतलब ही क्या है? Q बाई T का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज अ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपके पास है, ठीक है। अगर आप इसको डिफाइन कुछ ऐसे भी करना चाहते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे टाइम को मान लीजिए 1 सेकेंड मान लेता हूं। सपोज कर लीजिए टाइम मेरे पास क्या है? 1 सेकेंड है, तो I इज इक्वल किसके हो जाएगा? Q के। इसका मतलब क्या है कि आप बोलेंगे क्या? फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा वही आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ये आप दो तरह के डेफिनेशन को समझ सकते हैं। बात आई समझ में आपको? तो ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैं आपको बताया। अच्छा, छोटी सी बात और कर लेता हूं। हम सभी लोग अगर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखें तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप यूनिट के बारे में थोड़ा सोचें आखिर इसकी यूनिट क्या है, तो I इज इक्वल क्या हो जाता है? Q की जगह आप देखिए क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। और टाइम की जगह क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो करंट की सबसे पहले यूनिट तो कूलम पर क्या हो जाएगा? सेकंड, जिसे हम सभी लोग क्या नाम देते हैं? एम्पियर कहते हैं। जिसे क्या लिया जाता है? एम्पियर लिया जाता है। और अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और एक बात बोले तो आप सभी लोग ध्यान देंगे तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। तो उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से ये भी एक टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये पहली बात ध्यान दीजिएगा। और आपने वहां पे देखा भी होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर। और आगे चल के आप देखेंगे तो वो आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ और बात बोल रहा हूं। ये जो एम्पियर होता है ये एक बड़ी यूनिट होती है, इसीलिए आप डेली लाइफ में देखेंगे ना छोटी छोटी यूनिट में यूज किया जाता है। तो कोई बात नहीं है, ये छोटी सी बात है कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितना है? ए से है। जैसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 एम्पियर को आप डिफाइन करो।
एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप 1 एम्पियर को डिफाइन करो। अब देखिए 1 एम्पियर कैसे आएगा, करंट की वैल्यू जो है आई की वैल्यू 1 एम्पियर कैसे आएगा। सबसे आसान तरीका है कि आप सेकंड भी कितना कर दीजिए 1 और चार्ज भी कितना कर दीजिए 1। यानी अगर हम ये कहें कि 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम का चार्ज फ्लो कर रहा है तो जो करंट बनेगी वो क्या बनेगी, 1 एम्पियर ही बनेगी। मतलब 1 एम्पियर का मतलब क्या है, 1 कूलम चार्ज फ्लो करे 1 सेकंड में। तो आप ऐसा बोल सकते हैं फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन पर यूनिट सेकेंड। मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप सभी लोगों को मैं इस तरह से बता रहा हूं कि आप इसको नोट्स में लिखते जाइए, क्योंकि आपके लिए बड़ा फायदे वाला वीडियो होगा। ये आपके इलेक्ट्रिक करंट के लिए सेकंड टर्म को मैंने बात किया, ठीक है। अच्छा, एक थर्ड पॉइंट होता है, मैं उसको भी बता देता हूं कि थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है। ये होता है नेचर। मैं आपको बताऊं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए नेचर का मतलब ये होता है कि ये वेक्टर होगा कि स्केलर होगा, ये चीज जानना है। यहां बहुत ही ज्यादा डाउट आया, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आई, लोगों में सबसे ज्यादा समस्या आई कि इस टाइप के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेचर में कॉम्पिटिटिव लेवल की बात मैं करने चल रहा हूं। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या क्या, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास अगर आप ध्यान देंगे तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसके पास पहली बात तो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होगा, और दूसरी बात आप ध्यान देंगे तो डायरेक्शन भी होगा। और अगर डायरेक्शन की बात हो तो मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया ही था कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, जस्ट अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होती है, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के जस्ट क्या होती है, अपोजिट होती है। ये सारी बातें क्यों होती थी मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था। बच्चों को ये लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट का जो नेचर होना चाहिए वो वेक्टर होना चाहिए। ऐसा लगता है कि इसका जो नेचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, पर वास्तविकता क्या है कि ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है। अब मन में ये क्वेश्चन होता है कि इसमें तो यार डायरेक्शन है लेकिन फिर भी ये वेक्टर नहीं हो रहा है। अब वेक्टर नहीं है तो आप इस बात को प्रूफ करो कि वेक्टर क्यों नहीं है। अच्छा, मैं पहले एक छोटी सी बात वेक्टर की बात बता देता हूं। क्या है वेक्टर में, आपने सुना होगा उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एरो से किया जाता है। ये 11th की बात होती है। इस एरो में अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो हेड वाला हिस्सा होता है ये आपको क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है, राइट, एकदम क्लियर। और इस एरो का जो लेंथ होता है, मतलब टेल टू हेड की जो लेंथ होती है, इस लेंथ के हेल्प से हम क्या चीज जानते हैं, मैग्नीट्यूड को जानते हैं। मतलब एरो में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहता है। इसीलिए आपने सुना होगा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, एरो से होता है। अच्छा, वेक्टर का एक रूल क्या था कि अगर हम इस वेक्टर को मान लीजिए बिल्कुल इतने ही लेंथ का, इतने ही लेंथ का, जितने लेंथ का है, हम बस क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं। इस साइड डायरेक्शन है और वही वेक्टर मैं ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है और यहां पर भी वेक्टर क्या है, ए है। दोनों में क्या है, एक दूसरे के दोनों इक्वल हैं। आपसे अगर मैं पूछूं क्या ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड में तो लग रहा है इक्वल है, पर डायरेक्शन में इक्वल नहीं है। और जब डायरेक्शन में इक्वल नहीं है तो बोथ वेक्टर आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। आपने वहां वेक्टर का एक रूल पढ़ा था कि अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन बदल दी जाती है, डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है, तो वेक्टर की वैल्यू भी बदल दी जाती है। वेक्टर की वैल्यू भी क्या होगी, बदल जाएगी। तो ये वेक्टर का रूल है, ये वेक्टर का क्या है, रूल है। अब जरा समझना, इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, मानते हैं आप। और जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो हमें वेक्टर कहना चाहिए, पर हम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, अब उस टॉपिक को थोड़ा आप समझिएगा कि आखिरकार इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर क्यों नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वायर है और इस वायर में इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। मैंने उसको रिप्रेजेंट किससे किया है, आई से। अब मैं क्या करता हूं, इसी वायर को
किसी और साइज में तोड़ मरोड़ डालता हूं, मतलब इसी वायर के ऐसे हम सर्कल के फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप इस फॉर्म में करेंगे तो यहां पे करंट क्या होगा, कुछ इस तरह से फ्लो करेगा, थोड़ा आप समझिएगा। जब करंट इस तरह से फ्लो करेगा तो आप जरा एक काम करिए, हर एक जगह पे करंट की वैल्यू को मेजर करिए, तो आप ये पाएंगे यहां किसी भी जगह पे करंट की वैल्यू मेजर करेंगे तो सेम रहेगी। यहां की जो करंट होगी और यहां की जो करंट होगी वो एक दूसरे के क्या होगी, इक्वल रहेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, राइट, और अगर आप देखो इस वायर को मैंने क्या कर लिया, एकदम तोड़ मरोड़ दिया, एकदम सर्कल में बना दिया, घुमा दिया, कैसो भी कर दिया, तो आप देखेंगे ना कि इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो होने की डायरेक्शन बदल जा रही है। तो अगर ये वेक्टर होता तो वैल्यू भी बदलनी चाहिए, लेकिन ये देखा गया कि इसकी जो वैल्यू है सेम ही रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। नहीं तो आप घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि एक वायर लीजिए, उस वायर को एकदम सीधा करिएगा, बात समझ आ रही है ना, सीधा रखिएगा और उसमें आप सप्लाई दीजिएगा और बल्ब देखिए जलेगा, ठीक है। अब उसी वायर को रोल बना लीजिए, घुमा लीजिए, तब सप्लाई दीजिए, तब भी बल्ब जलेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, क्योंकि वेक्टर का एक अपना रूल है कि अगर डायरेक्शन बदल दोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगा। अब यहां पर देखो करंट अगर वेक्टर होता तो डायरेक्शन तो बदल जा रही है ना भाई, अब डायरेक्शन जब बदल गई तो करंट की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, पर किसी भी पॉइंट पे करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, सब जगह क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करता, सिंपल सी बात है, ये वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करता। तो हमें क्या कहना चाहिए, तो इसके लिए एक बात बोल दी गई कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, पहली बात तो वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये किस टाइप की क्वांटिटी हो सकती है, तो केवल दो ही क्वांटिटी लोगों को पता थी, स्केलर। तो कई साइंटिस्ट ने सुझाव दिया कि ये स्केलर है, ये एक टाइप की कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। अब छोटी सी बात मैं पूछ रहा हूं, अगर कोई ये कह रहा है कि स्केलर है तो क्यों है भाई, तो उसके लिए कुछ लोगों का ये कहना है कि ये स्केलर रूल को फॉलो करता है। अब स्केलर रूल का मतलब क्या होता है, सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स। मैं उसको भी समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक छोटा सा पॉइंट है, अब इस पॉइंट पे जो है कई जगहों से करंट आ रहा है। मैंने यहाँ पे तीन बात बताया, तीन जगह से। जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, वो सरकार को चूतिया बनाने में लगे रहते हैं, वो एक ही जगह पे घर रहता है और चारों तरफ जहां जहां भी कनेक्शन मिलता है, जैसे मान लीजिए एक बंदा कोई बॉर्डर पे है और दो डिस्ट्रिक्ट के करंट्स वहां पे आ रहे हैं, तो सोचता है कि मैं इस साइड से भी कनेक्शन ले लूं, इस साइड से भी कनेक्शन ले लूं। वही कहानी यहाँ पर है कि ये एक ऐसा जंक्शन है, एक पॉइंट है। आप जरा देखिए, यहां पर से ये कनेक्शन लिया है, ठीक है, यहां से कनेक्शन लिया हुआ है और यहां से वो अपना कुछ यूज कर रहा है। दो जगहों में मैं करंट के आने की बात कर रहा हूं और एक जगह करंट के जाने की बात कर रहा हूं। अगर ये जो करंट है मान लीजिए I1 है, ये जो क्या है I2 है और ये क्या है I3 है। प्रैक्टिकली ये देखा गया जितनी करंट आ रही है, कितनी आ रही है, I1 और क्या आ रहा है, I2 आ रहा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद वो जस्ट किसके बराबर होता है, I3 बराबर होता है। अब इसको पाने में आप देखिए कोई बहुत ज्यादा स्पेशल मैथ नहीं लगाए हैं, एक सिंपल मैथमेटिक्स के हेल्प से आपने इस बात को प्रूफ कर दिया कि यहां पर जो भी करंट चारों तरफ से आ रही है वो उनका सबका ऐड कर देंगे तो जाने वाली करंट की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब जो लोग ये कह रहे थे कि हम इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर कहेंगे, जरा ध्यान दीजिए, अगर हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर है, तो क्यों था, क्योंकि लोग ये कहे कि स्केलर रूल को फॉलो करता है। अब स्केलर रूल क्या था, सिंपल मैथ, और मैंने ये बता भी दिया, नहीं तो आप देख भी सकते हैं, कई जगहों से देख सकते हैं। सबसे बेहतर है, देखिए मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं। आप क्या करिए, एक बल्ब लीजिए, ठीक है, और आप 3 बैटरी ले लीजिए, सपोज आप 3 बैटरी ले लीजिए, ठीक है, और आप एक बैटरी से बल्ब जलाइए, देखिए कैसे जलता है। हो सकता है जले ही ना, सपोज कर ले, हो सकता है जले ही नहीं। आप 2 बैटरी को ज्वाइंट करके आप तब जलाइए, हो सकता है जले। 3 को जलाइए और जल सकता है। तो वहां पे करंट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना,
तो करंट का एडिशन होना या सब्सट्रैक्शन होना ये सब सिंपल मैथ से हो जाता है, यहाँ कोई स्पेशल फॉर्मूला यूज नहीं किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि करंट के जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो सिंपल मैथ से होते हैं, इस वजह से मैं कहता हूं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो उम्मीद है आपको करंट का नेचर एकदम समझ में आया होगा। हाँ, एक बात और थोड़ी सी है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल का मतलब है जैसे आप मेडिकल की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं या आईआईटी इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक करंट का है, एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसने जो ऑप्शन दिया था उस ऑप्शन में सबसे पहले तो आप देखिए एक ऑप्शन वेक्टर था, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास स्केलर था, तीसरा ऑप्शन क्या था, तीसरा ऑप्शन था बोथ, बोथ मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, और चौथा ऑप्शन था वहां पे नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। एक टाइप का ये क्वेश्चन, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप तुरंत क्या लगाएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसा है, स्केलर है। लेकिन अगर वहीं पे इस बोथ फर्स्ट एंड सेकंड को हटा के वो एक वर्ड ऐसा जोड़ दे, कोई ऑप्शन और बना दे और ये लिख देता है टेंसर, कौन सा, टेंसर, ये थोड़ा सा लेवल पे क्वेश्चन हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चन हो जाएगा। अगर टेंसर लिख देता है तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है रियल में वो एक टेंसर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है। इस बात को आप याद रखेंगे कि अगर आप सभी लोगों को ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी मिलता है तो आप उस पे टिक लगाइएगा, अगर नहीं मिलता है तो स्केलर पे लगाइएगा। इस तरह से हम सभी लोग इलेक्ट्रिक करंट के नेचर को अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रिक करंट का नेचर। देखिए, हम सभी लोग नेचर के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रिक करंट का नेचर क्या होता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक करंट का नेचर क्या होता है। अगर आपको ऑप्शन में टेंसर दिया जा रहा है तो आप टेंसर लगाइएगा, नहीं टेंसर है तो स्केलर लगाइएगा। पर ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन होने के बावजूद ये वेक्टर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको जो बताने चल रहा हूं उसे आप अच्छी तरीके से देखिएगा। बहुत छोटी सी बात है, मैं 2 पॉइंट और आपको बता रहा हूं। जैसे एक हम सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हम सभी लोग ऐसा कहते हैं, ये चीज आपको सभी लोगों को पता होगा, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आपने लिखा भी होगा 1.6 10⁻⁻19 क्या होता है, कूलॉम होता है, ठीक है। अगर मैं इसी को इन्वर्स कर देता हूं तो इसी को इन्वर्स करने का मतलब क्या निकलता है, ऐसा लिख सकते हैं 1.6 10⁻⁻19 जो कूलॉम चार्ज है वो बराबर किसके होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के होगा। बात समझ में आई। अब अगर हम यहां से 1 कूलॉम चार्ज की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, 1/1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, यानी इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब जाके वो 1 कूलॉम बनाएंगे। और भी अच्छे से देखिए कि जो 1 कूलॉम आपके पास रहेगा वो बराबर जब सॉल्व करेंगे ना 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप देखें 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलते हैं तब जाके 1 कूलॉम बनता है, तब जाके क्या बनता है, 1 कूलॉम बनता है। और अगर आपको याद हो करंट की हमने यूनिट क्या बताया था, यूनिट मैंने क्या बताया था, एम्पियर। और वहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन था कि 1 एम्पियर क्या है। 1 एम्पियर का मतलब क्या था, हमने बोला था कि जब 1 कूलॉम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो हम उसे क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। यहां पर बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट रहता है, मैं उसी डाउट को क्लियर कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक मेटालिक वायर है। अब मेटालिक वायर है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरा का पूरा इसमें भरा रहेगा। ये बिल्कुल ऐसा भरा रहेगा जैसे आप एक सिलेंडर में गैस को भर देते हैं, वो टोटली आप बोल सकते हैं गैस के पार्टिकल्स जैसा ये भरे रहेंगे। गैस में आपको पता होना चाहिए मूवमेंट भी होता रहता है, ये चीज आपको समझ में आया भी होगा, मूवमेंट भी ऑलरेडी होता रहता है, रैंडमली मूवमेंट। जैसे अगर यहां पर हम देखें तो मेटल ये आपके पास वायर है, इस मेटल में बहुत सारे क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हें हम क्या नाम देंगे,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, इन्हें हम क्या नाम देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, और हमें पता भी है कि वो कंडक्टर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है जिसका फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे। रिपल करने की वजह से अपने मन के हो जाएंगे, किधर भी चल देंगे। मतलब ये है कि सब जो है एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे, जिसकी वजह से कहीं पर भी जा सकते हैं। कुल मिला के कह सकते हैं रैंडमली मोशन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को मैंने बताया था। अब मैं क्या करता हूं कि इसको सप्लाई से कनेक्ट करता हूं। सप्लाई से कनेक्ट करने का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि हमने एक पॉजिटिव बैटरी से जोड़ने का मतलब पॉजिटिव प्लेट से जोड़ना, और किससे जोड़ना, निगेटिव प्लेट से जोड़ना। अगर आप पॉजिटिव या निगेटिव प्लेट से ऐसे जोड़ देते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब ये अट्रैक्ट हो जाएंगे तो अब इनके चलने की डायरेक्शन चारों तरफ नहीं होगी, अपने मन के नहीं होगी, डिसिप्लिन में आ जाएंगे, ये अनुशासित हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन एक के डायरेक्शन में चलेंगे, किधर, पॉजिटिव की तरफ। और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, ये है डायरेक्शन किसका, इलेक्ट्रॉन के चलने का। और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो डायरेक्शन होती है वो किसका होता है, करंट का होता है। ये सारी बात आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। बताने वाली बात क्या है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है कि 1 कूलाम चार्ज का 1 सेकेंड में फ्लो करना वो 1 एम्पियर है। कुछ लोग ये लाइन गलत बोल जाते हैं। जैसे देखिए, उनके कहने का मतलब ये है कि इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में एक जगह से दूसरे जगह पे जाना 1 एम्पियर होता है। ये सरासर गलत है, आप याद रखिएगा, ये बात एकदम से गलत है। वास्तविकता ये है कि ये पूरा जो मेटल है ना, ये मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। अगर आप 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन की एंट्री करा देते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर आप 1 सेकेंड में इनकी एंट्री करा देंगे तो आप याद रखिए जो भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है ना, वही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बात को थोड़ा समझिएगा, वही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मतलब आप बोलेंगे इतने इलेक्ट्रॉन को जब हम कंडक्टर में क्या कराते हैं, एंट्री कराते हैं, तो जो इनमें इलेक्ट्रॉन भरा है ना, जितना एंट्री कराएंगे उतने बाहर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे ये एक पाइप है, ठीक है, और इस पाइप में वाटर फिल है, मेरी बात समझिएगा। अब हमने कुछ ऐसा कारिश्माई सेटअप किया हुआ है कि यहां पर आप ध्यान देंगे तो ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम एकदम वाटर से भरा हुआ है। अगर आप इसमें वाटर की एक ड्रॉप डालेंगे तो कहीं ना कहीं वाटर की एक ड्रॉप क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अब आप ये मत सोचिए कि मैंने जिस वाटर के ड्रॉप को डाला है वही निकल रही है, ऐसा नहीं है, ये डाउट नहीं होना चाहिए। आप क्या करेंगे, जैसे यहां पे बोल रहा हूं 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर एक साइड से इंटर कर रहा है 1 सेकेंड में, तो उतने ही समय में अगली डायरेक्शन से, अगले साइड से 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ये होता है 1 एम्पियर। ऐसा आप मत बोलिएगा 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहा है। जैसे आप देखो पावर हाउस से जैसे करंट आती है तो सबके घरों में तुरंत ही पहुंच जाती है, सबके घरों में तुरंत ही पहुंचती है, वहां पे समय नहीं लगता है, ठीक है। उसकी वही वजह होती है, जितने इलेक्ट्रॉन्स एंट्री करते हैं ना, वायर में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वही पहले निकल जाते हैं, तो इसलिए सबके पास पहुंच जाता है करंट। तो ये आपको छोटी सी बात मैंने आपको बताया, ये समझ में आया होगा। अच्छा, एक बात और जाते जाते बता दूं आपको, एक वर्ड यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए सर्किट मतलब क्या होता है, ये चैप्टर इस सर्किट का है, सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सर्किट का मतलब होता है एक पाथ, वो पाथ वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक ऐसा पाथ जिसपे इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, ट्रेवल करेगा, उसी को हम सभी लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ चुका होगा कि आखिरकार इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये सारी बात आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।